हाय एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? आरती, ऋतुराज, राधे राधे, मानव, राधे राधे। ओके, चलें स्टार्ट करें। आवाज ठीक आ रही है? राधे राधे मनीष, राहुल, गुड मॉर्निंग। ऋतुराज, गुड मॉर्निंग। कविता, नोटिफिकेशन नहीं आया तो तुमको पता है कि क्लास आती है, तो नोटिफिकेशन तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि भाई क्लास जो है वो 9 बजे हो जाती है लाइव, तो आ जाया करो। नोटिफिकेशन का क्या इंतजार करते हो? राधे राधे जी, राधे राधे। टेम्पल का टेस्ट सरप्राइज लूंगी। ये इससे जुड़े हुए इसमें काफी सारे टेम्पल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, तो मैंने कहा एक ही साथ टेस्ट ले लूंगी दोनों का मिला के। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले, आज हम पढ़ रहे हैं यूनेस्को। ठीक है, सबका कमेंट दिख रहा है, किसी का ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं दिख रहा, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है। ठीक है, ऑल परफेक्ट। सो सबसे पहले मुझे यूनेस्को का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सबसे पहले, हाँ, सारे एग्जाम्स के लिए मेरे भाई आप डाउट मत करो कि सीजीएल के लिए, सीजीएल में स्टैटिक के क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। सीएचएसएल के लिए मिनिमम 6 to 1 ईयर का करंट अफेयर, 6 मंथ to 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है। हाँ, राम राम जी। अच्छा, यहाँ पे नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है। ओके, ठीक है, चलो अब चल रहे हैं। अब कमेंट रोको अपने। अब जो मैंने पूछा उसका आंसर लगाओ। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, है ना, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल, जय माता दी सभी को। अभी मेरे को जो मैंने पूछा उसका फुल फॉर्म कौन स्टूडेंट बताएगा, और इसमें एक मेजर ड्रास्टिक चेंज हुआ है, वो कौन बताएगा? नहीं, अभी फिलहाल में कोई बुक नहीं है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, ओके, जय हिंद। हाँ, देखो, अगर हम बात रखते हैं कि यूनेस्को, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आगे मैं आपको बताती चलूंगी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहां है। 3-4 सवाल हम पहले ही लगाएंगे जो हमारे करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं गेट बंद कर दूं, शोर आ रहा है ना, एक सेकंड बस। हाँ जी, तो बात ये आती है कि क्यों इसे बनाया गया, किसके अधीन आती है ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंडर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और क्या काम करती है, वो तो मैंने आपसे पूछ ही लिया है। ठीक है जी। जैसे कि, हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हो कि यूनेस्को, आपने बताया कि यूनाइटेड, जहां जहां यूएन लिखा होगा स्टूडेंट्स, हालांकि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, बट ऐसा मत समझना कि मैम इतना ही पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन आई है, इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़नी है। यूएन, जहां यूएन आए तो आप समझना ये यूनाइटेड नेशन के अधीन आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन तो होप सो सभी स्टूडेंट्स जानते ही होंगे क्या है, नहीं जानते तो पैनिक मत होना, हम आपको बता देंगे। तो आप सभी जानते हो कि यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन है। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र, है ना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने पढ़ना है। अब ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक, और साइंटिस्ट भी कह सकते हो, साइंटिफिक काम होते हैं। सी स्टैंड फॉर कल्चरल, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि काम बात कर रहा है आप लोगों से किस पर, शिक्षा पर, वैज्ञानिक चीजों पर, और सांस्कृतिक महत्व पर। सांस्कृतिक महत्व पर,
ठीक है। और ये क्या है, खुद एक संगठन है, एक ऐसा संगठन जो शिक्षा पर भी बात करे, वैज्ञानिक कार्यों पर भी बात करे और सांस्कृतिक महत्व और कल्चरल साइट्स पर बात करे। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन पर, साइंटिफिक चीजों पर, कल्चरल पर चीजों की स्टडी करने के लिए बनाई गई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब मैम इसका पूरा नाम आपको बता ही दिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण नाम होता है। ठीक है, किसके अधीन आ रही है, यूनाइटेड नेशन के अधीन आने वाली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ी, है ना। चलो ओके, अब इन सवालों के उत्तर अभी बताऊंगी, इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर ले आपको। ठीक है, तो क्या है मैम, अगर हम बात करते हैं आप सभी से यहां पर आकर, तो सबसे पहले इसने हिंदी में और इंग्लिश में फुल फॉर्म बताई है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन हिंदी में, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सवाल मैंने आपको बताया कि ये जुड़ी हुई है यूनाइटेड नेशन के साथ में। यूनाइटेड नेशन की एक बार बात कर लेंगे, छोटी मोटी सी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, टॉपिक से भटकेंगे नहीं। यूनाइटेड नेशन आप लोगों का सबसे बड़ा संगठन कह लो, सबसे बड़ा संगठन किसका मैम, विश्व का। किसका, विश्व का। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हो। क्यों, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर इसको बनाया गया था। अब भी फिलहाल में इतना समझ ले, जब मैं आपको बताऊंगी तो इसके बड़े चार्टर्स पास हुए थे। फिलहाल में इतना समझो कि ये आप लोगों का कब बनाया गया, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हालांकि फर्स्ट में भी इसकी बात करी गई थी, बट पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम की बात करें, 1939 से 45 का टाइम पीरियड था। विश्व युद्ध द्वितीय, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, विश्व ठीक है। अब बात आती है कि आपको पता समय कब था इसका, 1939 से लेकर 45। तो बात अब बनी कि मैम इसको इसके बाद बनाया गया था कब, 1945 में इसको बनाया गया था। ये तो प्रीलिम्स फैक्ट बोल रहा है, कोई बात नहीं, आपके भी फैक्ट से 1945 नवंबर में इसका गठन कर दिया गया था। कहां, इसका हेडक्वार्टर है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आता है फ्रांस में, पेरिस में। ठीक है, हाँ मैम 1 से लीव प्लीज, 1 डे लीव चाहिए तुमको, सिम्बा ले लो भाई, पढ़ लेना बाद में, और मैं क्या बोलूं। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट कि मैम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन किया गया आपका 1945 में। अभी वर्ल्ड वॉर की बात करें, यूएन की बात करें तो इसका गठन भी 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। फिलहाल के लिए आप इसको इतना समझ लें, किसकी बात करी मैंने, यूएन की बात करी है। फिलहाल में इतना, बहुत ज्यादा नहीं, फिलहाल में इतना। सबको छुट्टी चाहिए, कल छुट्टी दे दो, कल मेरे भाई छुट्टी है तुम्हारी, कल करंट अफेयर पढ़ लेना, बस मेरी छुट्टी नहीं है। ठीक है, कल छुट्टी लेना, कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी एप्लीकेशन पर। हिंदी में नहीं बता रही, अरे मैंने कुछ ऐसा है जो मैंने हिंदी में नहीं बताया प्रमोद, ऐसा क्या है जो मैंने हिंदी में नहीं बताया, क्या नहीं बताया मेरे भाई, आप बताओ। हाँ सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं। इसका अभी नीरज आ रहे हैं, उस पॉइंट पर भी आ रहे हैं कि क्यों बनाया गया। मैंने यहां लिखा ना बाय, ये पॉइंट लिखा ना, इसको मैं क्लियर करूंगी। पहले मैं थोड़ा बहुत जितना समझा दिया उसको भी तो आपको साथ साथ लेके चलूं, है ना मेरे भाई। क्लियर, आज छुट्टी चाहिए तुम्हें, आज कौन से टीचर की क्लास नहीं हो रही जो तुम्हें छुट्टी चाहिए, यहां तक समझ आया मेरे भाई। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रही हूं, ठीक है, पढ़ लो। ऐसे छुट्टी नहीं कर सकती हूँ, क्लास लग गई है तो क्लास लग गई है, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ
सही कह रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है कि मैम इसे क्यों बनाया गया। जैसे बच्चे ने पूछा कि मैम व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड, क्यों बना दिया इसको। जितने भी चीजों का नाम लिया, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही जो आप लोगों की साइट्स बनी हुई है सांस्कृतिक महत्व को, कल्चर को महत्व देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करा गया था। जो इसके शब्दों में लिखा है ना वही है कि क्यों इनका संरक्षण करना, बचाव करना, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अब ऐसा तो नहीं है कि यूनाइटेड नेशन खाली इंडिया के लिए बनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस सभी देशों को एकत्र करके रखने के लिए, एक साथ अपने साथ समेट के रखने के लिए, और उसमें जितने भी कार्य हैं सबको साथ लेकर जाने के लिए, मतलब जितने भी मेंबर है। हालांकि इसके मेंबर है 193 सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सभी जो भी इसके मेंबर नेशंस हैं उसको क्या करना, उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको ये सब महत्व के बारे में जागरूकता देना और शांति बनाए रखना। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद, और वर्ल्ड वॉर आपने देखा था कि क्या था, चीजों को ध्वस्त किया जा रहा था। जो ऐतिहासिक महत्व थे, आपके बड़े बड़े किले भी कह लो, मॉन्यूमेंट्स कह लो, उनको तोड़ा जा रहा था। विश्व युद्ध हो रहा था, ऊपर से अटैक किए जा रहे थे, एयर अटैक किए जा रहे थे, लोगों पर न्यूक्लियर अटैक किए जा रहे थे, लोग मर रहे थे। तो सबसे पहले ये चाहते थे कि शांति हो जाए, कैसे भी करके क्या हो जाए, शांति हो जाए। तो आपका शिक्षा के माध्यम, विज्ञान के माध्यम और महत्व, सांस्कृतिक महत्व के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। कह सकते हो एक वर्ड में ग्लोबल पीस के लिए, वैश्विक और विश्व शांति के लिए, है ना। अब आप बोलोगे मैम विश्व शांति के लिए तो यूएनओ बना दिया, बट यूएनओ अकेला क्या करेगा। अगर फैमिली में केवल पिताजी होंगे और मम्मी होंगी, बच्चे होंगे नहीं, तो उनकी फैमिली कैसे बढ़ेगी, है ना। तो और भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, उनमें से एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व शांति के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। अब यूनेस्को जो है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स, गोल नहीं, यहाँ पे ग्रुप्स का भी सदस्य देश है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं कितने, 17 है हमारे पास टोटल, जिसमें शिक्षा को भी बढ़ाना है और पानी का भी संरक्षण करना है, हर एक चीज को लेकर बात करी गई है। 17 सस्टेनेबल गोल्स होते हैं। तो उन गोल्स यानी कि उन गोल्स को बनाया गया इस ग्रुप के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। इसका भी सदस्य देश आपका कौन हो जाता है, यूनेस्को हो जाता है, ठीक है। यूनेस्को इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स। अब ये जिसको नहीं पता तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे जोर देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। टोटल 17 गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, जिन्हें प्राप्त करना है। लक्ष्य है, कोई मुझे बताएगा किस वर्ष तक प्राप्त करना है इन्हें। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे कि क्या क्या करना, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए। ह्यूमन राइट एजुकेशन, मानव अधिकारों की शिक्षा होनी चाहिए। ग्लोबल सिटीजनशिप, वैश्विक जो सिटीजन्स होते हैं, निवास, उसके बारे में बात करी गई है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जैसे जैसे आप लोग प्रौद्योगिकी की तरफ जाओगे तो आप नए नए इनोवेशंस भी करोगे, नई नई चीजों को भी जानोगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, यानी कि अगर कोई मतभेद हो जाता है तो उसको कैसे हल किया जाए। वहीं अगर हम बात करें प्रमोट, आप लोगों का ये क्या लिखा है भाई, प्रमोट तो नहीं लिखा, मतलब टॉलरेंस को, यहाँ पे लिखा टॉलरेंस शब्द, टॉलरेंस को क्या करना, खत्म करना। तो ये जो आप लोगों का दबाव है लोगों के ऊपर, वो खत्म करना। तो ये सारे इसके गोल ही है। मतलब इससे क्या बनेगी, इससे विश्व के अंदर शांति जो है वो क्रिएट होगी। तो 2 पॉइंट इसमें जाना कि इसे क्यों बनाया गया और ये किसका भाग और है, ठीक है। हाँ, दोनों, यूएन के अंदर ही यूनेस्को आता है, खुशी, ठीक है। यूएन के अंदर ही यूनेस्को आएगा। यूएन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का ही भाग है यूनेस्को, ठीक है। यही तो मैंने अभी बताया था आपको, आपने ध्यान नहीं दिया है,
ठीक है, मैंने बताया कि सबसे बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भाग यूनेस्को है। अभी ये बोल रहे यूनेस्को आप लोगों का सतत, बेसिकली यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का भी समूह का एक भाग जो है वह हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब ये क्या करता है, इस लक्ष्य को, यानी कि अगर ये ग्रुप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स का, तो उनके जितने भी लक्ष्य हैं 17 लक्ष्य, उनको पूरा करने में सहायता भी क्या करता है, यही करता है, यानी कि हेल्प करता है। जब मेंबर होगा, अब घर के आप मेंबर हो तो आप योगदान दोगे ना। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप कंट्रीब्यूशन दोगे कि कभी राशन ले आओगे, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दोगे। मम्मी पापा जैसे हमें छोटे में पैसे दिया करते थे खर्च करने के लिए, जिसे हम अपनी पॉकेट मनी कहते थे, हम बड़े हो जाएंगे तो मम्मी पापा को बोलेंगे अब आप आराम करो, आपको जो पैसा चाहिए आप मुझसे मांगो, आप मैं कमा रहा हूं ना, आप आराम करो, आपको जो चाहिए आप वो बताओ। तो हम उनको भी क्या देंगे कि हम कमा रहे हैं, अब आप हमसे लो, आपने हमारे लिए जीवन भर कर दिया। एग्जैक्टली अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का यूनेस्को पार्ट है तो उसके लक्ष्य को भी प्राप्त वह करवाएगा। अच्छा, इसके बाद अब यूनेस्को की बात करता है, जो हमने जान ही लिया, पेरिस में, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है, ये हम जान चुके हैं। अब यूनेस्को हैज 50+ फील्ड ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड। अब यूनेस्को के 50 से ज्यादा कार्यालय हैं, कहां पर, विश्व के अलग अलग कोने में। यानी कि जो भी यूनेस्को के मेंबर कंट्रीज हैं, बेसिकली 193 ही हैं ऑलमोस्ट, वो आप लोगों के हर एक कंट्री के अंदर, ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर आपको इनके मुख्यालय और इनके ऑफिसेज जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अभी विद्याग्राम दिल्ली के अंदर है, तो आने वाले समय में विद्याग्राम और कहां हो सकता है, मध्य प्रदेश के अंदर भी जा सकता है। अभी जैसे स्टेट वर्टिकल लॉन्च करा है हमने, तो अभी हम लोग एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं हम रेलवे के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो हम एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स को साथ लेके चल रहे हैं। बट आदित्य सर का कहना यह है कि भाई हम संपूर्ण भारत में शिक्षा का विस्तार करें, मतलब एजुकेशन को स्प्रेड करें। तो हमने स्टेट एग्जाम भी लॉन्च करा, अभी यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे कर करके राजस्थान, सभी स्टेट्स को हम कवर करेंगे। तो धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। एक विद्याग्राम है बट विद्याग्राम के बहुत सारे वर्टिकल्स हो गए। तो ऐसे ही यूनेस्को एक है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या है इनके हेडक्वार्टर्स, और क्या हेडक्वार्टर्स तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या इसके ऑफिसेज जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें, इसके मेंबर कंट्री भी 193 है। जैसे मैंने बोला यूएन की 193 मेंबर कंट्रीज है ना, एग्जैक्टली उतनी ही मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन की वही वाली कंट्री यूनेस्को के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छा, 11 एसोसिएट मेंबर भी इसके हैं अप्रैल 2020 तक में, यानी कि इसके और भी सहयोगी सदस्य देश हैं जो कि आपके 11 कहला रहे, मतलब मेंबर्स एसोसिएटेड मेंबर्स हैं। इन जनरल बाय द गवर्नर कॉन्फ्रेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसका संचालन जनरल कॉन्फ्रेंस और आप लोगों का एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा किया जाता है। मतलब अब इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जा रहा है, इसको चलाया किसके द्वारा जा रहा है, आपका जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है। अब सवाल आता है कि मैम इससे कोई करंट अफेयर बनी हुई है तो हमें बता दो। टॉपिक पढ़ाने से पहले ये जरूरी था समझना, यहां से सवाल बनते हैं आपसे, मैम इनसे कोई करंट अफेयर है 4, 5, 2, 3, वो हमें बता दो ताकि हमें पता रहे। हाँ, ताकि हमें पता रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कुछ सवालों को जो कि करंट अफेयर के बनते हैं और जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है ना, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ग्रीन ठीक है, किसी को कोई ऐसा तो नहीं है कि मैम ग्रीन पे क्यों लिख रहे हो, है ना, मुझे लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा चेंज भी जरूरी होना चाहिए हमारे जीवन में। अब यूनेस्को से 3-4 करंट अफेयर आप लोग लिख लो, जैसे जैसे आएगी चीजें मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है मेरे भाई। अभी अगर मैं बात करूं यूनेस्को की फुल फॉर्म, होप आप सभी को समझ में आ गई होगी क्या काम करता है, क्या इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनेस्को में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, यूनेस्को में आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिला था। यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो यूनेस्को के सबसे पहले होते हैं जो इसके बेसिकली स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं ना, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं जो स्कूल से सभी डरते हैं। मतलब अगर प्रिंसिपल राउंड पर है तो हम सभी बैठ जाते हैं, मैम बोलती प्रिंसिपल राउंड पर है, हम सब जगहों पे बैठ जाते हैं, कहीं हम प्रिंसिपल की नजरों में ना आ जाए, है ना। मैं आपको एक बात भी बताऊंगी इससे जुड़ी हुई, ठीक है तो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई वो बात है। तो क्या है, यूनेस्को में ऐसे ही एक बहुत बड़ा मुख्य होता है जिसे हम बोलते हैं डीजी, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीजी, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, डीजी। इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्टर
जनरल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे निदेशक, महानिदेशक, महानिदेशक, अरे सॉरी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे? महानिदेशक बोला जाता है। यार ठीक है, महानिदेशक बोला जाता है। अब इस महानिदेशक का बदलाव किया गया था साल 2025 में, यानी कि यहां पे न्यू अपॉइंट किए गए, न्यू अपॉइंटमेंट आई, एक नई नियुक्ति आई थी इनको लेकर। तो वो कौन थे? खालिद अल अनीनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए, खालिद अल अनीनी। अनीनी, अनीनी, ठीक है, खालिद अल अनीनी। और इंग्लिश में भी आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, ये बदले गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यूनेस्को के टर्म से, अगर हम यूनेस्को पढ़ रहे हैं तो। दूसरा पॉइंट, क्या मैम कुछ और खास किया गया था? हाँ, साल 2025 की न्यूज है ये, ठीक है। और मैंने कई बार जब बताया है करंट अफेयर की क्लास में, तो मैंने इनका नाम मेंशन करा है अपॉइंटमेंट्स के अंदर। दूसरा करंट अफेयर क्या बनता है वो भी बता दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा, बस इतना। दूसरा करंट अफेयर क्या बनता है मैम वो भी बता दो। दूसरा करंट अफेयर बनता है, हम संविधान दिवस कब बनाते हैं स्टूडेंट्स? अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाते हैं बताओ? मैम लड़कियों का भी तो सुनो, हाँ लड़कियों सुनाओ, क्या सुनना है बताओ, क्या सुनना है? अच्छा, अगर हम बात करें मैम संविधान दिवस कब बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर जो है मेरे भाई यही मिलेगा, इसी पे ही लिख रही हूं ना, तो यही मिलेगा, ठीक है। 26 ऑफ नवंबर। कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसे इंग्लिश वाली, उसे व्हाइट पर लेकर आऊं, ताकि आप प्रिंट निकलवा पाओ आराम से। मेरी कोशिश यही रहेगी, ठीक है। अभी जो है वो ब्लैक पर ही है, यही मिलेगा आपको। 26 नवंबर को हम अपना संविधान दिवस बनाते हैं। तो इस दिन क्या हुआ था? फ्रांस में और पेरिस में, जो इसकी राजधानी है, यानी कि जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ? इसके अंदर B.R. अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया, यानी कि स्टैचू लगाया गया B.R. अंबेडकर जी का, ठीक है। संविधान दिवस के दिन B.R. अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाई गई और स्टैचू। ये याद करना, ये अनदर करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मार्क हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अंदर है, तो इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा कोई ऐसा करंट अफेयर जो हमारे लिए जरूरी है, वो है साल 2023 का, बट हाँ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनेस्को का सत्र भारत ने आयोजित करा था, ठीक है। मैम तीसरी करंट अफेयर क्या बनती है? 2023 की बनती है। आप बोलोगे मैम बहुत पुरानी, बट मेरी बात सुनो, ये जरूरी बन जाएगी आपके लिए, अभी आप जब मैं लिखूंगी तो यूनेस्को का जो सेशन है वो होस्ट करा गया था इंडिया द्वारा, ठीक है, वो होस्ट करा गया
इंडिया के द्वारा साल 2023 में। तो इसमें ऐसा क्या खास हुआ? हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उनका नाम बताओगे आप, क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। संजन, संजना है, संजन है नाम आपका। हाँ, मैंने क्या पूछ लिया तुमसे? हाँ, हमारे कल्चरल मिनिस्टर कौन है? स्टैचू मेरे भाई 2025 की न्यूज है, ये दोनों 25 की, ये 23 की अलग से बता रही हूं क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट आया था। बताओ। बी आर अम्बेडकर 2025 मेरे भाई, 2025। ये भी 2025, ये भी 2025, ये 2023। एक सेकंड रुकना। ये अमित आप क्या लिख रहे हो? इतनी शॉर्टकट मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो, मैंने सर्च करा है क्या लिखा बच्चे ने। संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है, जो इसका मुख्यालय है फ्रांस में, पेरिस के अंदर, यूनेस्को का, उसके अंदर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई। आई डोंट नो लिखा, मैं कह रही पता नहीं क्या लिख रखा है ये, इतनी ज्यादा शॉर्टकट नहीं आती मुझको, ठीक है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, चलो कोई बात नहीं, मजेदार हो तुम वैसे। हाँ, तो बात क्या है ना, बात यह है कि यहां पर आप लोगों के गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसको इंडिया को रिप्रेजेंट करा, ठीक है, मतलब लीड करा, समझ रहे? अब यहां पर होता क्या है ये समझना। जब भारत ने 2023 में यूनेस्को का सत्र होस्ट करा था, उस समय पर जो आप लोगों का क्या होता है, परी प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि भारत क्या करता है, अब भारत में यूनेस्को की बात करी जा रही है तो भारत में दीवारों पर दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े पोस्टर बनाए जाते हैं परी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, यानी कि पेंटिंग वगैरह करी जाती है, अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि जैसे जैसे गाड़ी निकलेगी वो देखेंगे भाई इंडिया के अंदर तो बड़ा रिच कल्चर है ना। और दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, है ना। तो यहां पे चलाया गया था एक परी प्रोजेक्ट, मैं इसको नीचे करूंगी फिर लिखूंगी ताकि मुझे जगह मिले, ठीक है। यहां पर चलाया गया आप लोगों का क्या मैम, परी प्रोजेक्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट था ये परी प्रोजेक्ट। तो दिल्ली को क्या किया गया था, कलरफुल बना दिया गया था इस समय पर, ठीक है। दिल्ली से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाया गया था और काम करवाया गया था, पेंटिंग वगैरह करवाई गई थी, चित्रकारी करवाई गई थी, और भी बहुत सारे काम थे इसके अंदर, फिलहाल में आप इतना समझे। अब इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, महत्वपूर्ण काम हुआ था, आप हुमायूं टॉम्ब जानते हो, दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा जानते हो, बताओ क्या मैम, हम जानते हैं, मैं फरीदाबाद से हूं। बी आर अम्बेडकर स्टैचू रिपीट मैम, राजू मैं 4 बार रिपीट कर चुकी हूं, राजू मैं रिपीट नहीं करेगी आप, 4 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूं मैं। अरे भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को, 26 नवंबर को जाकर हमारे एस जयशंकर कहां पहुंचे, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनेस्को के मुख्यालय, वहां पे जाकर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करके आ जाते हैं। कितनी बार बताऊं एक ही चीज को, मैम वही बता दो, मैम वही बता दो, आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, अभी तक साइट शुरू नहीं करी तुमने। हाँ हाँ, तो बताओ हुमायूं टॉम्ब को बिल्ड किसने करवाया था? ओके सेट, हाँ जी। तो मैम हम जानते हैं हुमायूं टॉम्ब, इसके बेसमेंट में क्या हुआ था, बहुत ही सुंदर गाइस, अगर आपका कभी जाना हो तो जरूर जाइएगा, नीचे बनाया गया म्यूजियम, उसका उद्घाटन हुआ था, संग्रहालय,
वैसे तो भारत में अनेकों संग्रहालय ओपन होते रहते हैं, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल म्यूजियम। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हुमायूंस टॉम्ब, क्या हुमायूंस टॉम्ब तो ऑलरेडी यूनेस्को की लिस्ट में है, ठीक है, इंक्लूडेड है, बट यहां पे संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया गया था। बाद में बोलूंगी अभी, ठीक है। बाद में बोलूंगी, अभी पढ़ाई करो, ठीक है। बोलूंगी, टेंशन नहीं लेना। अब राजू कुछ ऐसा कमेंट करेंगे तभी बोलूंगी, अदरवाइज नहीं बोलूंगी, और मेरी आंखों के आगे आएगा तभी तो। नेटवर्क इशू है तुम्हारे यहाँ पे? पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। हाँ, तो पेपर दे के आना अंशु, क्या कर सकती भाई, मैं तुम्हारा पेपर तो ऐसा नहीं करवा सकती ना कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो मैं तुम्हारे लिए वो कर दूं, क्या कहते हैं उसको, पेपर पोस्टपोन करवा दूं। पेपर तो हो गई। पटना, अरे नहीं, मैं यहाँ पे मैं गई हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में इसी म्यूजियम के अंदर गई हूँ और किसी में गई नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सुंदर लगा था। लास्ट 2000 पिछले साल ही गई थी। ठीक है, चलो, तो इतना आपको समझ में आया जितना मैंने आपको बताया। इससे जुड़ी हुई अभी कोई करंट अफेयर और आएगी तो आपको मैं बता दूंगी, अभी फिलहाल मेरे दिमाग में इतनी थी तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ओके, चलो। अभी एक और चीज समझनी है हमें, समझने के लिए हमें और समझना होगा। देखो, हमने इतना जान लिया कि यूनेस्को ये काम करता है। अब भारत में यूनेस्को की साइट्स कितनी है ना? आप मुझे बताओ कि इंडिया में यूनेस्को साइट्स कितनी है? कुल कितनी है? 44 है। कितनी मैम? 44 है। एक साथ लिख दूं 44 अलग अलग क्या लिखूं? 44 साइट्स हैं। ठीक है, ओके। अभी आप मुझे बताओ कि मैम सबसे पहली कौन सी और सबसे अंतिम में कौन सी जोड़ी गई? फर्स्ट रामसर बोल रही हूँ, बताना, देखो जरा, रामसर में पहुंच गए हम लोग। फर्स्ट साइट कौन सी है आपके दिमाग में? जो भी हो ईयर के साथ मुझे कोई एक बता दो, मैं नहीं बोलती आप मुझे सब बता दो, आप बहुत बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना? बस आपको जिसको पता है वो बता सकता है, जिसे नहीं पता कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और पढ़ो, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। 43 + 1 44, 93 93। अभिषेक मौर्य, पढ़ाई करो मेरे भाई। ओके, नहीं पता वालों को कोई बात नहीं है, मुझे जिसको आगरा वाले तो बहुत सेकंड नंबर, ताजमहल 1983 के समय पे जोड़ी गई मेरे भाई और बहनों। एक कंचनजंगा। मैंने ऐसे नहीं बोला कि कोई भी साइड बता दो, मैंने बोला पहली साइड बता दो, कुछ भी बता रहे हो। हाँ, पटना का म्यूजियम सबसे बेस्ट है, ठीक है मेरे भाई, बट चलो ना आगे, छोड़ो उस चीज को। अजंता केव, बहुत बढ़िया, ये बच्चे का आंसर सही आया। हाँ, बट केव, ओके, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स रुक जाओ, सुंदर तो दूंगी, बता रही हूँ। हाँ, तो 1983 में कई साइट्स को जोड़ा गया था, 3 से 4 साइट्स को जोड़ा गया था। मैं फिलहाल में दो लिख दे रही हूं ताकि आपके माइंड मेकिंग रहे। ठीक है, एक है अजंता केव्स और एलोरा केव। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि ये कहां पर है? अजंता केव, इतिहास तो आप पढ़ते ही हो ना, इतिहास तो आप पढ़ते ही हो, तो मुझे बताओ अजंता की गुफाएं कहां है और एलोरा की गुफाएं कहां है? मध्य प्रदेश में बता दी इस बच्चे ने तो। कभी कभी तो मेरा मन करता है शुभम छोड़, क्या पढ़ा रही है यार, क्या किसको पढ़ा रही है यार। कभी कभी तो मेरा दिल ऐसे ही करता है, रहने दे पढ़ाना, छोड़, तो कहीं चली जाओ। कुछ कमेंट देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और मन करता है इनको पकड़ के ना कूट दूं।
महाराष्ट्र है, राजस्थान, हाँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पहले से बोला जाता था कि ये औरंगाबाद के अंदर है, परंतु किंतु औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। तो आप लिखेंगे कि इसे आपका क्या कहा जाता था कि मैम ये आप लोगों का औरंगाबाद में है। ठीक है, बट इसका नाम बदल गया, रीनेम हो गया ये, और 3 साल पहले हुआ था रीनेम, ये हो गया आप लोगों का संभाजी नगर। थोड़ा पतला कर लो। पहले औरंगाबाद कहते थे, बट अब ये रीनेम हो गया संभाजी नगर। तो ये संभाजी नगर में आपको देखने के लिए मिलता है 1983। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप लोगों का समय था पिछले साल का 2025 का। ठीक है, अब बोलोगे मैम वहां क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि यहां लिखवाना था इसलिए वहां नहीं लिखवाया। वहां इसलिए नहीं लिखवाया, आप बोलोगे मैम यहां लिखवाते हैं ना, आप यहां लिखवा रहे थे, आप लिख लो इस वाले पेज पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे क्या जोड़ा गया, कोई बताएगा? कोई बताएगा कहां जोड़ा गया इसको? देखिए, अगर हम बात करें लास्ट साइट जो जोड़ी गई साल 2025 में, वो थी मराठास का परिदृश्य। ठीक है, क्या भाई? मराठास का, हाँ, मराठास मिलिट्री लैंडस्केप। बहुत बढ़िया रश्मि, बहुत सुंदर आंसर लगाए हो। हाँ हाँ, अभी लेके जाऊंगी आजाद, वहां भी लेके जाऊंगी, है ना। मराठास मिलिट्री लैंडस्केप, मराठास परिदृश्य, मराठा एनक्लेव्स भी कह सकते हो। हाँ, इसे जोड़ दिया गया। अब ये कहां पर है? ये मैम आप लोगों का महाराष्ट्र के अंदर और तमिलनाडु के अंदर आते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर आते हैं। टोटल ये ना किले हैं, तो कितने किले हैं? फोर्ट्स हैं ये। क्या है मैम? फोर्ट्स हैं। कितने फोर्ट्स हैं, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताए? करंट अफेयर बता रहे क्या? हाँ, करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक अफेयर है ये भाई। इससे साफ तो मेरे से भगवान जी भी नहीं लिखवा सकते हैं। 17, 12 और 12। भाई तुम पढ़ते नहीं हो, ये दिखा रहा है ये। 35 गलत है, 9 भी गलत है। टोटल 12 फोर्ट्स हैं ये। पता नहीं क्या क्या बता रही हूं, करंट अफेयर पढ़ते नहीं हो ना, दिक्कत तो सारी यही है। एक फोर्ट, टोटल 12 फोर्ट्स हैं, तो 11 जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, और 1 जो है वो आप लोगों का कहां है? तमिलनाडु में। ये बोले का नाम याद कर लेना, 11 मुश्किल है नाम याद रखना। एक याद रख लेना, जिंजी फोर्ट। कौन सा? जिंजी फोर्ट कहां पर है? जिंजी फोर्ट आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो अगर आपको यहां लिखना है तो आप इस वाली स्लाइड पे लिख सकते हो कि भाई मैम लास्ट में कौन सा जोड़ा गया है। ठीक है, 2025 की करंट के हिसाब से। इफ यू वांट टू राइट, देन राइट इट इन योर नोट्स। अच्छा, अब यूनेस्को जब अपने लिस्ट के अंदर चीजों को इंक्लूड करता है, यूनेस्को जब इन साइट्स को इंक्लूड करता है, क्योंकि हमें इसके अंदर बेसिकली साइट्स को पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? साइट्स को ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम जब जान रहे हैं साइट्स को, तो वो कितने तरीके से करता है, आप मुझे कोई बताएगा? एक बच्चा बता भी रहा था यहां पर, तो एनीवन कि किस तरीके से यूनेस्को अपनी लिस्ट के अंदर चीजों को कवर करता है। हाँ मेरे भाई, चैप्टर का पार्ट है इसलिए बता रही हूं, फालतू में ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है ना।
तो करंट अफेयर जो जो जुड़ेगी, जब जब स्टैटिक के साथ जुड़ेगी, तब तब मैं आपको अपने आप लिखवा दूंगी, आप परेशान मत होना। तो आपकी करंट भी साथ साथ चलती जाएगी 3 फैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, मोइदम जोड़ा गया था 2024 में, वो हम करंट के इसी टॉपिक पे कवर करेंगे, ठीक है। 2024 इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो जब ये इंक्लूड करता है स्टूडेंट्स, तो ये 3 तरीके से चीजों को इंक्लूड करता है, ठीक है जी। 1, 2 एंड 3, 3 टाइप से यूनेस्को की लिस्ट के अंदर क्या की जाती है, साइट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। मैम कौन कौन सी साइट्स हैं? एक है आप लोगों की कल्चरल, इतना खुला खुला लिखते फिर भी कहते साफ लिखो। सांस्कृतिक महत्व के अनुसार। एक करता है प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है, और एक करता है मिक्स्ड। तो ये 3 तरीके से यूनेस्को की लिस्ट के अंदर साइट्स ऐड करी जाती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुना, ठीक है। अब बात यह है कि मैम कैसे कैसे इंक्लूड किया जाता है, कितनी साइट भारत के अंदर नेचुरल है, कितनी कल्चरल है, कितनी मिक्स्ड है। मिक्स्ड कौन सी होती है, सबसे पहले ये समझ लो, जो मिश्रण होगा, जो मिक्सचर होगा, कहीं ना कहीं आपको कल्चर भी दिखाई दे और कहीं ना कहीं आपको नेचर भी दिखाई दे, वो मिक्स कर दिया उसने मिश्रण में, मिक्स्ड में। तो एक ही है हमारे पास 36, 7 और 1, बहुत ही सुंदर आजाद। हाँ, व्हाट इज दिस मैम? दिस इज खिचड़ी। अरे यूनेस्को की साइट्स इंक्लूड होती है इन 3 तरीके से, 3 टाइप्स में इंक्लूड होती है। अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो यार? अब एक एक शब्द में लिखना शुरू कर दूं, ये सही रहेगा? सुना करो ना। हाँ, तो आपसे पूछे कि मैम सबसे ज्यादा साइट्स किस में है, तो आप बताना कल्चरल में 36। मैम एग्जाम्पल 1-2 का, जैसे कि आप लोगों का रेड फोर्ट, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, जैसे कि आगरा फोर्ट, ठीक है, जैसे कि गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट्स। ये सब क्या किया गया, इस तरीके से आपको पता चल रहा ना, साइट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, कुछ ना कुछ वो कल्चर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक में कितने मैम? 7। नेचुरल साइट्स कितनी? 7। कुछ एग्जांपल्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, हालांकि मैं बाद में बताऊंगी बट फिर भी आपके दिमाग में रहने चाहिए, काजीरंगा नेशनल पार्क। और दूसरा मैम मानस नेशनल पार्क, ठीक है, अभी इतना लिख लो, एटसेट्रा। अभी मिश्रण एक ही है, सिंगल, वो कौन सा है? कंचनजोंगा एग्जाम्पल, ठीक है। कहां है? सिक्किम में। एक ही याद कर लो, एक ही है मात्र, यहीं पे आप फिनिश कर लो इसको पढ़कर, इसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगी, बट आप यहीं पे याद करके छोड़ दो ना, एक ही है, सिंगल वन। वो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है, उसको मैं उसके बाद बताऊंगी, उसे मिक्स मत करो। वो टोटल 16 है, दिवाली को जोड़ा गया। मुकेश पीछे करो क्लास को और समझो यूनेस्को क्या होता है। अब मैं नहीं बताऊंगी, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आप क्लास में कब जुड़े हो मुझे नहीं पता, आप कहां से सवाल पूछ रहे हो कि व्हाट इज यूनेस्को, वो मैं क्लास के स्टार्टिंग में, कितनी देर होगी क्लास को चलते चलते, टाइम क्या हो गया भाई? 48 हो गया मेरे भाई, 9:48, 9:03 पे क्लास स्टार्ट कर दी थी मैंने, जब से मैं यूनेस्को के बारे में ही समझा रही हूं। अगर अभी भी आपको डाउट है कि यूनेस्को क्या होता है, प्लीज वीडियो को पीछे करो और देखो,
दिस इज नॉट द करेक्ट वे. ठीक है. हाँ, अभिषेक चलेंगे मेरे भाई, अभी उसके पास चलेंगे. ठीक है, 50 मिनट से एक ही टॉपिक समझा रही हूं. बताओ, अब आप बोल रहे हो कि मैम ये क्या होता है. आपने बोल दिया रामायण तो खत्म होगी मैम जी, सीता माता कौन थी, ये बात कर दी आज आपने. टाइम से आओ क्लास में. अच्छा, अब टोटल 44 साइट्स हैं. हमने इतना जाना. देखो, जिस बच्चे को जो भी डाउट है वो समय के साथ उसका क्लियर होता जाएगा. किसको कब जोड़ा गया, इसमें क्या खास बात है, ये सब बताऊंगी. बट आप थोड़ा पेशेंस रखो. ठीक है, सारी चीजें मुझे एक बार फ्लो में चलने दो, ताकि आप भी फ्लो में हो जाओ कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है. अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा. ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्राकृतिक वाली सेक्शन तो नहीं बनाया मैंने, बट हाँ ऐसा बना दिया कि असम में जितनी है उसको कवर कर लिया, राजस्थान में जितनी है उसको कवर कर लिया, ऐसा कर लिया हमने. ठीक है, सेक्शन नहीं बनाया. आपको नाम से पता चलेगा. जैसे कि पहली साइट आप लोगों की यूनेस्को में असम की आ जाती है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क. नेशनल पार्क है, किस में आ जाएगा, प्राकृतिक में आ जाएगा. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है. केवल एक सींग वाले गेंडे के लिए नहीं, ये बिग 5 के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, अभी मैं इसको लिखवाऊंगी, अभी आप सुनो. तो इसको जब जोड़ा गया तो समय था 1985 का. समय याद रखना है, एग्जामिनर टाइम को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है. तो 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को जोड़ दिया गया. ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया. काजीरंगा कैसा है, नेशनल पार्क है, तो आपको समझ में आ रहा है नेचर से जुड़ा है. और कैसा जुड़ा है, जब नेचर से जुड़ा तो आप क्या बोलोगे, मैम ये प्राकृतिक है. आपको नाम से पता चलेगा, खुद ही खुद पता चलेगा. मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है कि नेचुरल है या फिर ये क्या है. ठीक है, कब जोड़ा गया, 1985 में. क्यों प्रसिद्ध है, वन, इसके तो 2 सींग दिख रहे हैं गाइस फिलहाल, मुझको इमेज ऐसी लगी जिसमें 2 सींग है. ठीक है, तो बुरा नहीं मानने का, 1 सींग भी है और 2 सींग भी है, दोनों यहां पे मिलते हैं आपको. यहां आएगा, ये 2 सींग वाली इमेज लगी है, बट आप 1 सींग, मैं इसका 1 सींग बना दे रही हूं. ठीक है, मिला के आप समझ जाना. 1 सींग वाले के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है. ठीक है, दिस इट हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1/3 वन हॉर्न राइनो. वन हॉर्न राइनो कितना मैम, विश्व के 2/3, वर्ल्ड से अगर हम बात करें, विश्व के 2/3 गेंडे आपको भारत में देखने के लिए मिल जाएंगे, 1 सींग वाले. मतलब भारत में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना. हाँ, ठीक. अच्छा, अब देखो, ये खाली 1 सींग वाला गेंडा नहीं रखता है, ये और भी पशु रखता है. ये अन्य प्रमुख जीव जैसे कि हाथी, जंगली भैंसा, दलदलीय हिरण, टाइगर, बाघ और वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ ये क्या है. तो ये बोल रहा है अदर मेजर एनिमल इंक्लूड एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड स्वाम्प डियर. दलदलीय हिरण, तो इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो, दैट इज नोन एज, दिस काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन एज बिग 5. हिंदी वाले भी बिग 5 में लिखेंगे, इंग्लिश वाले तो लिखेंगे. यह है राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान भी है ना स्टूडेंट्स, यूनेस्को की साइट होने के साथ साथ नेशनल पार्क है, लिखा ना नेशनल पार्क, बिग 5 के नाम से प्रसिद्ध है. ओके, क्या है, बिग 5 के नाम से प्रसिद्ध है. दिस नेशनल पार्क is famous or known as बिग 5. अब ये बिग 5 क्या है, दिमाग में घूमेगा तुम्हारे. तो बिग 5 क्या है, बिग 5 इज नोन एज, हर जगह बिग 5 जहां नाम आएगा वो आप नहीं घुसाओगे, यहीं पे बिग 5 का बोल रही हूं, काजीरंगा में 5 मेजर एनिमल्स, 5 बड़े पशुओं के लिए जाना जाता है. यह बिग 5 5 बड़े
पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, पशुओं के लिए बोला गया है ना। 5 बड़े पशु कौन कौन से हैं? पहले वन हॉर्न राइनो लिख लेते हैं ना, क्योंकि यही पढ़ लिया हमने। ठीक है, दूसरा एलिफेंट, हाथी भी अच्छी अमाउंट में है यहां पे। तीसरा टाइगर, चौथा डियर, और कौन सा डियर मैम? दलदलिए। पांचवा जंगली भैंस, भैंसा मतलब वाइल्ड बफेलो, है ना। एक सींग वाला गेंडा, किसी को तुम गेंडा नहीं बोलोगे, किसी के मोटापे का तुम मजाक नहीं उड़ाओगे, ठीक है। तो एक सींग वाला गेंडा, गेंडा को ही गेंडा कहा जाता है, वो एनिमल के लिए यूज करा, तुम किसी को भी कुछ भी कह देते हो। हाथी मेरे साथी, इतनी हिंदी तो सबको आती, फिर भी लिखवाते हो तुम, देख लो। टाइगर, बाघ, मुझे पता था ये कमेंट आएगा, मुझे पता था, 100% पता था। ये शब्द हमेशा तुम बहनों के लिए यूज करते हो अपनी। बहन तुमको जानवर दिखती है, मम्मी पापा को पता चले ना कूट देंगे तुमको। हाथी बोल सकते हैं, हाँ हाथी इंग्लिश में तो एलिफेंट होते हैं, हिंदी में हाथी होता है। मैम वेरी इजी टॉपिक, हाँ हाँ अभी पता चलेगा, ठीक है, अभी पता चलेगा मेरे लाल। ओके समझ गए। अच्छा अब देखो ये क्या बोल रहा था, ये 5 बड़े पशुओं के लिए जाना जाता है, जिसमें एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, पानी में रहने वाली बफेलो है, ठीक है, और स्मार्ट डियर जो है वे हो जाता है। यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित करा गया, यानी कि यहाँ पे पक्षी भी बहुत ज्यादा है। क्या है मैम? यहाँ पे आपके पक्षी भी बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है जी, यानी कि बर्ड्स भी हैं यहाँ पर, केवल ये बिग 5 के लिए नहीं, बट पक्षी भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। अच्छा अब देखो मैम, इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज, वो हिंदी पीछे लिखी थी, इंग्लिश यहाँ लिखी है, तो इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक और संगठन है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो कहता है कि भाई इंपॉर्टेंट प्लेस है किसके लिए? पक्षियों के लिए। ओके अब ये आता है यहां पर एक और जादू कि मैम ये आपने अभी अभी बताया कि मैम ये यूनेस्को की लिस्ट में है और नेशनल पार्क भी है। अब और चीजें जोड़ो इसके साथ, क्या क्या है ये टाइगर रिजर्व भी है, जो 2006 के अंदर मान्यता प्राप्त कर लेता है। टाइगर रिजर्व जहां पर आपको केवल टाइगर देखने के लिए मिले, ठीक है। दूसरा एलिफेंट रिजर्व, जहां आपको हाथी देखने के लिए मिले। तो टाइगर इसलिए फेमस है, समझ गए, एलिफेंट क्यों फेमस है, समझ गए, हाँ ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली वो रिजर्व, वो एरिया होता है जहां पे शोध भी किए जाए, रिसर्च भी करी जाए और पशु भी आपको मिल जाए, ठीक है, ऐसा एरिया होता है। तो ये एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। यहां विश्व के संरक्षित क्षेत्र के बीच बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। मतलब यहां पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है? यहां पर आपको टाइगर का डेंसिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। डेंसिटी होता है ना, घनत्व, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बाघ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और कौन सा बाघ मिलता है देखने के लिए? जो हमारा नेशनल टाइगर है, नेशनल एनिमल है। बताना नेशनल एनिमल कौन सा हमारा? नेशनल एनिमल टाइगर है। कौन सा वाला टाइगर? टाइगर तो बहुत सारे होते हैं, कौन बताएगा मुझे? आदित्य सर की क्लास है, बस ये वाला टॉपिक काजीरंगा कंप्लीट कर लेते फिर आप जाओ। 2 मिनट रुक जाओ यार। कौन सा वाला टाइगर है हमारे पास? रॉयल बंगाल टाइगर है। किसी का आंसर नहीं आया। रॉयल बंगाल टाइगर, ये भारत में मोस्टली सभी जगहों पे मिलता है, ठीक है, सुंदरबन में भी पढ़ोगे आप इसको। तो रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज्यादा, घनत्व बहुत ज्यादा है। बेसिकली यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। हाँ अच्छा, 1-2 लाइन रह गई है, 1-2 चीजें समझ नहीं रहेगी, इसको तो कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद चले जाना, मैं आपको रोक थोड़ा ना रही हूं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहां पर जो टाइगर है ना, जो कि टाइगर्स है वो हाई
डेंसिटी में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, यहाँ ऊंची हाथी घास, बड़ी बड़ी ग्रास देखने के लिए मिलेगी, दलदलीय भूमि देखने के लिए मिलेगी क्योंकि दलदलीय हिरण देखने के लिए मिल रहा है, और उष्ण कटिबंधनीय वन, अब ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ना क्या होते हैं, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, आप बस यहाँ पे वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ के एनिमल्स ये लगा रखे हैं, जैसे कि टाइगर के लिए फेमस है, बर्ड्स के लिए फेमस है, एलिफेंट्स के लिए फेमस है, इसलिए ये इमेज लगी है। तो आज की क्लास आई गेस आपको 100% समझ में आई होगी। आज बहुत ज्यादा तूफानी हमने करा नहीं है, कल से करेंगे जब हम पढ़ेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान। पीडीएफ मिल जाएगी भाई। देखो, मैं अपनी तरफ से पीडीएफ दे देती हूँ, लेट अपलोड होना और ना होना ये मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं तो तुरंत देती हूँ क्लास के बाद, बस बंद करती हूँ और दे देती हूँ। छुट्टी कर दो। आज पता है मेरी कितनी क्लासेस लगा रखी है, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ मैं कैसे करूंगी। रात को 10 से लेकर 1 बजे तक मेरी क्लास है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब आप जा सकते हो। आप 20% समझ में आई, 20 वाले को तो कूटूंगी मैं पकड़ के, किसी दिन मुझे मिले। मेरे भाई, मैं बिहार स्पेशल नहीं पढ़ाती हूँ, सॉरी सॉरी। राजू, समझ में आया क्या? 1945 में गठन हुआ था। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब मंडे को डायरेक्ट, है ना, क्योंकि अभी तो आज की आपकी छुट्टी हो गई है। चलो, राधे राधे। आपको करंट अफेयर पढ़नी हो, स्टेट वाले एग्जाम पे आके पढ़ लेना यार रात में, ठीक है, 10 बजे।